हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे सबसे छोटे सबसे आसान चैप्टर मनी का 10 मिनट रैपिड रिवीजन। इतना छोटा और आसान है कि क्या पता 10 मिनट से पहले ही खत्म हो जाए। ठीक है, मोस्टली इसमें से मनी सप्लाई के ऊपर एक आध एमसीक्यू बन जाता है, कई बार एक आध नंबर का क्वेश्चन बनता है, कुछ ज्यादा नहीं बनता। एक आध बार इसमें से केस स्टडी देखने को मिली है, बट वो केस स्टडी वेरी वेरी इजी होती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। इसमें से सिर्फ और सिर्फ M1 जो तुम्हारा मनी सप्लाई है उस पे क्वेश्चन आता है, 2, 3, 4 पे क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। उसके अलावा बाकी हमारे जो भी एवोल्यूशन ऑफ मनी वगैरह है उस पे कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक बार केस स्टडी आई थी बट उसमें सारा कुछ केस स्टडी में दिया ही हुआ था, सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज और लर्न एनीथिंग। ठीक है, सो टेंशन की बात नहीं है, जितना करवा रही हूँ बस उतना ही करना। उससे बाहर ये मत बोलना कि मैम ये नहीं कराया वो नहीं कराया। जो नहीं कराया वो नहीं करना, जो आना है जो करना है वो करवा रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमें करना है बार्टर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमें करना है बार्टर सिस्टम के बारे में। जब मनी नहीं हुआ करती थी, जब पैसा नहीं हुआ करता था, उससे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जिसके अंदर हम एक सामान के बदले में एक सामान दिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये फोन है, अगर मुझे ये फोन खरीदना है, सॉरी, अगर लेट्स से मेरे पास ये फोन है, मुझे ये फोन बेचना है और बदले में लेट्स से मेरे को ये बॉटल खरीदनी है, तो मेरा बॉटल और फोन का आपस में मुझे लेन देन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर मेरे पास एक किताब है या कोई भी चीज है, मुझे वो पैसे के बदले में मैं नहीं कर सकती कि फोन लिया पैसा दिया। जी नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा इन्वेंट ही नहीं करा गया था। ठीक है, जैसे हर एक चीज का धीरे धीरे इन्वेंशन होता है, ऐसे ही पैसे का इन्वेंशन हुआ। अगर इंडिया में बात करें तो ब्रिटिशर्स अपने टाइम पे जो है बार्टर सिस्टम इंडिया में लेकर आए, सॉरी, मॉनेटरी सिस्टम इंडिया में लेकर आए थे। ब्रिटिशर से पहले बार्टर सिस्टम इंडिया में चलता था, उन्होंने ही इंडिया में रुपीस का कॉन्सेप्ट लाया था। ठीक है, सो बार्टर सिस्टम क्या था भैया, जिसके अंदर हम सामान के बदले में सामान का ही, यानी गुड्स के बदले में गुड्स का ही एक्सचेंज किया करते हैं। ठीक है जी। अब ये जो बार्टर सिस्टम था, इसकी इन टोटल 4 प्रॉब्लम्स थी। उन्हीं चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने पैसे का इन्वेंशन किया, और वही चारों आगे जाके मनी के फंक्शंस भी बन गए। ठीक है, वही चारों आगे जाके मनी के फंक्शंस भी बन गए। क्या 4 प्रॉब्लम्स थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। ये चारों प्रॉब्लम्स थी। यही चारों आगे जाके मनी की जो फंक्शंस भी बन गई, यही चारों तुम देख सकते हो, मनी के फंक्शंस भी आगे जाके बन गए। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का क्या मतलब है? मेरे पास फोन है, आपके पास बॉटल है। जरूरी नहीं है, अगर हम ये दो चीजों का आपस में लेन देन कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो फोन मुझे चाहिए वही आपको चाहिए, जो बॉटल मुझे चाहिए वही आपके पास है। जरूरी नहीं है ये दोनों चीजें हर वक्त अवेलेबल हो। तो अगर दो लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि मेरे मतलब की चीज आपके पास हो, आपके मतलब की चीज मेरे पास हो। लेकिन अगर पैसे के टर्म्स में लेन देन होगा तो ये बिल्कुल जरूरी है कि सामने वाले के पास पैसा होगा। ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग मनी, हैविंग कैश, यूपीआई पेमेंट, आईएनआर, एवरीवन इज हैविंग। सो पैसे के बिना वो नहीं हो सकता था। और ये बहुत ही कोइंसिडेंस था कि अरे जो मुझे चाहिए वो आपके पास है, अच्छा जो आपको चाहिए मेरे पास है। अरे ये तो कोइंसिडेंस हो गया। तो ये हर बार नहीं होता, कभी कभार होता था, है ना। सो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। अगर मुझे हर बार इस बॉटल को एक डिफरेंट चीज के साथ ट्रेड करना पड़े, तो मुझे नहीं पता इस बॉटल का कितना दाम है। आज मुझे पता है ये बॉटल लेट्स से 100 रुपए की है। अगर कोई मेरे पास रिमोट लाया, वो कहेगा मैं तो एक रिमोट दूंगा बॉटल लूंगा। कोई कहेगा मैं एक जूता दूंगा बॉटल लूंगा। अरे मुझे पता ही नहीं बोतल एक जूते के बराबर है, 2 जूते के बराबर है, कितने जूते के बराबर है, मुझे तो पता ही नहीं। पर आज मुझे पता है जिसको बोतल चाहिए 100 रुपए लाओ बोतल ले जाओ। ठीक है, तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था जो अब आ गया। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट नहीं था। अगर मुझे इंस्टॉलमेंट्स में फ्यूचर में पेमेंट करनी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज मुझे पता है कि 1 साल बाद पेमेंट करोगे, 6%, 8%, 10% का ब्याज होगा। उस टाइम पे कोई ब्याज नहीं, कोई मनी के टर्म्स में इंटरेस्ट पे करोगे। मनी ही नहीं है, इंटरेस्ट कैसे पे करोगे? ये नहीं पता 1 साल के बाद वो चीज रहेगी कि नहीं, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो लोन वाला सिस्टम, ब्याज वाला सिस्टम, इंस्टॉलमेंट वाला सिस्टम टोटली इम्पॉसिबल था। आज की डेट में मनी की वजह से पॉसिबल है। एंड लास्ट वो स्टोर ऑफ वैल्यू।
अरे भैया, एक मुझे अगर पैसा स्टोर करना है, तो मैं इतनी सी जगह में लाखों रुपए स्टोर कर सकती हूँ। अरे इतनी सी जगह छोड़ो, मेरे इस फ़ोन के अंदर तुम्हें क्या पता 10 लाख पड़े हैं कि 10 करोड़ पड़े हैं मेरे बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर मुझे ऐसे फ़ोन स्टोर करने पड़ गए, अगर मुझे ऐसी बॉटल स्टोर करनी पड़ गई, तो मेरा पूरा कमरा भर जाएगा और उसके अंदर शायद 1 लाख रुपए की बॉटल्स आएँगी। तो स्टोरेज तो बहुत बड़ा इश्यू था, स्टोरेज वाज़ अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन आज की डेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं करोड़ों की मालिक भी हूँ, तो भी मेरे घर पे शायद एक भी नोट ना पड़ा हो, मेरा सारा पैसा बैंक में पड़ा हो, ठीक है ना? तो स्टोरेज वाज़ अ बिग इश्यू, सामान के लिए बहुत जगह चाहिए थी, सामान खराब हो जाता था, सामान चोरी हो जाता था, सामान टूट जाता था, पुराना हो जाता था, खाना है तो खाना खराब हो गया। अच्छा सामान ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, अभी तो मुझे अपनी करोड़ों की जायदाद लेके यूएस सेटल होना है, मैं जाऊँगी फ्लाइट में बैठ के चली जाऊँगी। करोड़ों की जायदाद लेके, करोड़ों का सामान लेके यूएस कैसे जाऊँगी, है ना? सो दैट वाज़ अ बिग प्रॉब्लम। सो स्टोरेज वाज़ अ बिग प्रॉब्लम जो मनी की वजह से सॉल्व हुआ। सो चारों प्रॉब्लम्स मनी ने सॉल्व करी। मनी एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना कि जो भी खरीदना है, पैसा दो, सामान ले लो। एक स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट बना, मनी के टर्म्स में ही लोन, इंस्टॉलमेंट्स ये सारा कुछ पॉसिबल हो पाया। एक स्टोर ऑफ वैल्यू बना कि मनी के टर्म्स में ही सारा पैसा, सारी वैल्यू स्टोर हो रही है। एक मेजर ऑफ वैल्यू बना कि हर चीज पैसे के टर्म्स में ही मेजर हो रहा है, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, दैट वे। ओके ओके, अगर मनी के डेफिनेशन की बात करें, तो यही चारों को मिला के अगर अच्छी सी इज एम आर वाली इंग्लिश बना दूं, तो मनी की डेफिनेशन बन जाएगी। कुछ फिर से कुछ नया याद नहीं करना। सो मनी इज एनीथिंग, मेरे साथ रीड करोगे, money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, a measure of value, a store of value and a means for standard payment। तो इन्हीं चारों को इज एम आर कॉमा शॉमा लगा दो, डेफिनेशन बन गई, हो गया काम खत्म, ठीक है जी। अगली दो और डेफिनेशन आती है, लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब होता है कि सरकार ने कंपलसरी बोल रखा है कि ये तो लेना पड़ेगा। नॉन लीगल टेंडर मतलब मनी सरकार ने कंपलसरी नहीं बोला, अगर तुम ले रहे हो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रहे हो तो कोई बात नहीं, इट इज नॉट इलीगल। नॉन लीगल, नॉन लीगल मतलब, इसका मतलब इलीगल नहीं है, इसका ये मतलब है कि कंपलसरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दुकानदार हूं, आप मुझे कहते हो कि भैया मैं यूपीआई पेमेंट करना चाहता हूं, तो मैं मना कर सकती हूँ कि मैं यूपीआई पेमेंट नहीं लूंगी, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट करना नॉन लीगल टेंडर है। अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हो, वो इलीगल नहीं है, लीगल है, पर नॉन लीगल है, मेरे लिए जरूर कंपलसरी नहीं है यूपीआई पेमेंट लेना। अगर आप बोलो भैया मैं कैश में पेमेंट करता हूं, तो मैं मना नहीं कर सकती। दुकानदार कभी भी कैश पेमेंट लेने को मना नहीं कर सकता, क्योंकि कैश एक लीगल टेंडर मनी है। दुकानदार बैंक पेमेंट लेने को मना कर सकता है, क्योंकि वो नॉन लीगल है, सरकार ने कंपलसरी नहीं करा। बहुत गरीब लोग होते हैं, अनएजुकेटेड लोग होते हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता, वो सारा कैश में काम करते हैं, दे कैन डिनाई कि मैं यूपीआई पेमेंट नहीं लूंगा। सो दैट इज नॉन लीगल एंड लीगल। नॉन लीगल टेंडर मनी वही बैंक मनी हो गई, ठीक है, कि वो वाला पैसा जो तुम्हारे बैंक में जमा हो रखा है, मेरे खाते में जितना भी पैसा पड़ा है, इन माय सेविंग्स अकाउंट, एनी सॉर्ट ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज बैंक मनी। ओके जी, आगे चलते हैं। लास्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज अवर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का सिंपल मतलब है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरे देश के लोगों के पास, मेरे देश की पब्लिक के पास कितना पैसा पड़ा है, चाहे फिर वो पब्लिक की जेब में है, चाहे फिर वो पब्लिक के बैंक में है। एक मेरी पब्लिक के पास कितना पैसा एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे है। एक चीज याद रखनी है, ये हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, यानी कि ये मेरा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये मेरा एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का पैसा काउंट करते हैं, तो मेरे देश की सरकार और मेरे देश के बैंक्स, क्या बोला, मेरे देश की सरकार और मेरे देश के बैंक, इनका पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होता, इनका पैसा इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि सरकार और बैंक ये पब्लिक नहीं है, सरकार और बैंक पब्लिक नहीं है, इनको क्या बोला जाता है, मनी क्रिएटिंग सेक्टर, पैसा बनाने वाले सेक्टर इनको बोला जाता है। तो इसलिए इन दोनों को, इन दोनों के पैसे को मनी सप्लाई में काउंट नहीं करोगे। लेकिन पब्लिक के चाहे बैंक में पड़ा है, चाहे हाथ में कैश की फॉर्म में पड़ा है, चाहे एफडी के चाहे बैंक में पड़ा है, चाहे कैश में पड़ा है, पब्लिक का पैसा इसमें काउंट होगा।
टर्म डिपॉजिट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, मतलब एफडी वगैरह अगर करवाइए वो नहीं है। जितना भी तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, कैश है, कॉइन्स है, वो इंक्लूड होता है। सिर्फ पब्लिक का, सरकार का और बैंक का, सरकार का और बैंक का इंक्लूड नहीं होता। और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर मेरे टोटल 4 टाइप हो सकते हैं, M1, M2, M3, M4, 4 सॉर्ट्स मेरे हो सकते हैं, ठीक है। M1 मनी सप्लाई मेरी क्या होती है, जो कि लोगों के पास है। M1 इज बेसिकली यही, जो ये मनी सप्लाई है इसी को M1 बोला जाता है, ठीक है। कि करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। मतलब लोगों के पास कैश में जितना पैसा है, लोगों के पास बैंक में जितना पैसा है, और कुछ एक अदर डिपॉजिट्स होते हैं विद आरबीआई, मतलब कुछ एक्सटर्नल फॉरेन एंटिटीज के अदर डिपॉजिट्स होते हैं विद आरबीआई। यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल, बस इतना याद कर लो, सीसी, डीडी, ओडी, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, ओडी, बस इतना याद कर लो कि ये 3 चीजें M1 में आती हैं। M1 जो है ये सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ वही चीजें आती हैं जिसको इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इसीलिए ये नैरो है, क्योंकि इसमें वो सब चीजें नहीं आती हैं जो कि एफडी टाइप है, जो इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो इसमें नहीं आती। इसलिए ये नैरो है, क्योंकि इसमें बहुत कम चीजें आती हैं। लेकिन ये लिक्विड बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी इसमें आता है वो सब इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है जी। M2 में क्या है, M1 सारे का सारा प्लस तुम्हारे पोस्ट ऑफिस के साथ जितने भी सेविंग डिपॉजिट एफडी टाइप है वो आता है। M3 में क्या आता है, M1 सारे का सारा, इसमें भी M1, इसमें भी M1, ठीक है। और उसके साथ साथ नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, मतलब जितनी भी तुमने एफडी बैंक के पास करवाई है वो वाली, ठीक है। और M4 में क्या आता है, M4 में आता है M3 सारा का सारा प्लस M2 वाला। M4 में क्या आता है, M1 तो आ ही गया, यानी कि इसमें आ गया, M3 वाला भी आ गया, M2 वाला भी आ गया, तो M4 में इन तीनों का मिला के M4 बना। इसीलिए सबसे ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। लेकिन ये सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैश में कन्वर्ट जल्दी से नहीं हो सकते। तो M1 हमारे पेपर में है, ये दोनों तीनों नहीं है, पर M1 में क्या आता है, CCDDOD, मोस्ट लिक्विड बट नैरोएस्ट है। एक लास्ट टॉपिक है हाई पावर्ड मनी का। हाई पावर्ड मनी क्या होती है, हाई पावर्ड मनी क्या होती है, इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई एंड द गवर्नमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक यानी कि सीसी, प्लस कैश रिजर्व विद द बैंक, प्लस जो मेरे बैंक के पास पैसा पड़ा है वो इसमें इंक्लूड होता है। अगर तुम देखो पीछे हमने जो भी करा उसमें हमने बैंक का पैसा काउंट नहीं किया, हमने हमेशा बोला कि बैंक मेरी पब्लिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए बैंक का पैसा इंक्लूड नहीं होगा। पर सिर्फ हाई पावर्ड मनी, जिसको मैं H से डिनोट करती हूँ, इसमें मेरे जो बैंक है उसका पैसा भी इंक्लूड हो जाता है। दैट्स इट, ये मेरा पूरे का पूरा चैप्टर है। सबसे पहले 4 पॉइंट करे हमने कि 4 प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की, वही 4 क्या बन गई, फंक्शंस ऑफ मनी। फिर हमने बोला मनी सप्लाई क्या होती है, पब्लिक के पास कितना पैसा है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, और उसमें M1 एक तरीका है मनी सप्लाई को मेजर करने का, जिसमें CCDDOD आते हैं, और एक हाई पावर्ड मनी है। दैट्स इट, ये हो गया हमारा मनी का चैप्टर खत्म। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, डन भी लिख देना कमेंट सेक्शन में कि हाँ हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है, ठीक है। मैं मिलूंगी अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक अपनी अच्छे से पढ़ाई सारी करते रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।